ऑल राइट जी, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द बेजियन व्यू पॉइंट। इसके ऊपर हम पहले कुछ बात करते रहे हैं, लेकिन आपको मज़ा आएगा जब हम नए अंदाज से इसके बारे में बात करेंगे। कुछ नई चीज़ें हमने इसके ऊपर देखनी है। सो अगेन मैंने ऊपर लिंक्स दिए हुए हैं, और इसमें एक डॉक्टर वाइनबर्गर के लेक्चर का भी है और कुछ और भी इसके अंदर लिंक्स हैं। सो नाउ थीटा इज जैसे ही हम बेजियन होंगे ना, साथ ही एक तब्दीली आएगी। वो जो थीटा था ना हमारा, जिसको अभी तक हम लेकर चल रहे थे कि वो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स था और वो हमारा एक पैरामीटर था पूरी चीज़ के अंदर, वो पैरामीटर से अचानक एक रैंडम वेरिएबल बन जाएगा। इट्स अ वेरिएबल दैट कैन टेक ऑन वेरियस वैल्यूज फ्रॉम इट्स सैम्पल स्पेस विद वेरियस प्रोबेबिलिटीज। सो कोई डिस्ट्रीब्यूशन इसके साथ जुड़ी हुई होगी। बाय द वे ये आपको मालूम होगा, पहले से आपने पढ़ा हुआ होगा कि एक रैंडम वेरिएबल अगर डिस्क्रीट हो तो उसके साथ जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन जुड़ा होता है वो एक प्रोबेबिलिटी मैस फंक्शन होता है, ठीक है। जबकि जो कि किसी भी पॉइंट के ऊपर हमें बता सकता है डिस्क्रीटली कि जी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल्स क्या है, एंड सो ऑन। लेकिन अगर हमारा जो रैंडम वेरिएबल है वो कंटिन्यूस हो, तो उसके साथ जो चीज़ जुड़ी होती है वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होती है, जिसको हमें इंटीग्रेट करना पड़ता है। और एरिया अंडर द कर्व एक्चुअली हमें ये बताता है कि प्रोबेबिलिटी क्या है एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट। किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी वो इन्फिनिटली स्मॉल स्लाइस होता है तो वो जीरो होती है, ठीक है। तो आपको इंटीग्रेट एक इंटरवल को करना पड़ता है प्रोबेबिलिटीज निकालने के लिए, ठीक है। तो assuming now कि हमारा थीटा अब से ऑनवर्ड्स एक रैंडम वेरिएबल है ड्रॉन फ्रॉम अ डिस्ट्रीब्यूशन पी थीटा। तो अब हम पी थीटा और पी डी गिवन थीटा को डिफाइन करने के लिए तैयार हो गए। एंड नोटिस कि मैंने यहाँ पे अब कोलन की जगह जो है वो ये गिवन का साइन, कंडीशनल का साइन यूज किया, बिकॉज नाउ दिस इज अ रैंडम वेरिएबल। पहले भी हम यही कह रहे थे गिवन पैरामीटर्स थीटा, लेकिन वो क्योंकि पैरामीटर्स थीटा आपके पास जो है वो रैंडम वेरिएबल नहीं थे, सो लिहाजा हम उस वक्त इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज में कन्वर्ट नहीं कर सकते थे। Now that we have these in the form of a random variable, so we can actually condition on it. ठीक हो गया जनाब? अच्छा जी, so now we can put the likelihood p d given theta, the frequentist like data driven, and our prior p theta together using the Bayes rule. अब यहाँ पर ये बात आपको एक और बड़ी एक पहले कर चुके हैं आप, लेकिन एक दोबारा एक रेवोल्यूशन मिलेगी। ये कैलकुलेट करने के लिए बेज रूल दो चीज़ें यूज़ करता है। एक में वो फ्रीक्वेंटिस्ट का अंदाज यूज़ कर रहा होता है, और दूसरे के अंदर वो एक प्योर बेजियन अंदाज यूज़ कर रहा होता है। ये प्रायर बिलीव्स है, जिसको अब आप स्मूथिंग भी कह सकते हैं ना, आप पिछली स्लाइड में देख कर आए। और ये आपके वो चीज़ें हैं जो डेटा से आ रही हैं। ऑब्वियसली दिस इज गिवन डेटा, राइट। तो अब इसको सिर्फ रिवर्स कर दिया, विच मीन्स अ डिफरेंट थिंग कि गिवन स्पैम क्या प्रोबेबिलिटी थी कि ऐसा डेटा आता, गिवन नॉट स्पैम क्या प्रोबेबिलिटी थी कि ऐसा डेटा आता, राइट। लेकिन दिस इज वेयर यू इनकॉर्पोरेट द डेटा, दिस इज योर फ्रीक्वेंटिस्ट लाइक थिंग कि डेटा देख कर बात करो, एंड दिस इज योर प्रायर बिलीव्स, दिस इज लाइक द फ्रीक्वेंटिस्ट स्मूथिंग लाइक थिंग कि जो प्रायर बिलीव्स को इनकॉर्पोरेट कर रहा है पूरी चीज़ के अंदर। बट सिर्फ बेस का एक जो बेजियन व्यू पॉइंट का फ़र्क है वो ये है कि ये एक्सप्लिसिटली अपने प्रायर बिलीफ को अपनी इक्वेशंस के अंदर सेट कर देते हैं। और अगर हम एक बात ये भी मैंने पहले वाजे की थी कि अगर हम एज्यूम कर लें कि आपका पी थीटा जो है वो एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से आ रहा है, यानी कि सारे के सारे पी थीटा, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पैम इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट स्पैम, तो उस केस में योर मैप विल एसेंशियली कन्वर्ट इनटू दिस फ्रीक्वेंटिस्ट लाइक एस्टिमेशन, जहाँ पे सिर्फ डेटा की बेस पर आप बात कर रहे होंगे। ये बीच में से इसका असर खत्म हो जाएगा। इसको आप अब जब मैक्सिमाइज करना शुरू करेंगे तो इसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है, जैसा कि पीछे वाला पी डी भी इग्नोर हो जाना है। सो वी कैन रिमूव द डिनोमिनेटर। आप अब तक 600 मरतबा ये चीज़ देख चुके होंगे। रिमूव द डिनोमिनेटर एज इट डज नॉट इम्पैक्ट द आर्ग मैक्स। सो जो कि हमने आगे जाकर करना है, सो लिहाजा हमने यहीं ख़त्म कर दिया, और इंस्टेड ऑफ कॉलिंग इट नाउ इक्वल टू, वी कैन से कि जी दिस इज प्रोपोर्शनल टू दिस वैल्यू। अगर इक्वल करना होता तो ये ऊपर लिखा हुआ है जिस तरह से ये इक्वल होता है। सो अब हम ये देखते हैं कि हम अपने प्रायर को कॉइन टॉस एक्सपेरिमेंट के अंदर किस तरह से बिल्ड कर सकते हैं। अब जो अगली स्लाइड है ना, वो आप में से जो लोग खासतौर पे इसको आगे पढ़ना चाहते हैं उनके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग है। वहाँ पर 2-3 नई चीज़ें आ रही हैं जो आपको सीखने को मिलेंगी, और मैं उनकी किसी लेवल ऑफ डिटेल तक जाऊँगा। अच्छा जनाब, सो हाउ डू वी डू दैट? वी नीड अ डिस्ट्रीब्यूशन ओवर थीटा दैट सम्स टू 1। ठीक है जी, हमारा पहला गोल ये है। हमने अपना प्रायर, अब हम करना क्या निकले, हम करने ये निकले हैं कि हम किसी तरह से अपना प्रायर डिफाइन करना चाहते हैं फॉर द कॉइन टॉस एक्सपेरिमेंट। हमारा प्रायर क्या होगा कॉइन टॉस एक्सपेरिमेंट में, और अब हम कोई फॉर्मल तरीका निकालना चाह रहे हैं ना जो कि जनरलाइजेबल हो और चीज़ों में भी यूज़ हो सके। सो पी थीटा को हम किस तरह से मॉडल करें, उस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को या प्रोबेबिलिटी मैस फंक्शन को कैसे मॉडल करें, ठीक है। सो हम पहला गोल ये बना रहे हैं कि ऑब्वियसली वी वांट अ प्रोबेबिलिटी,
समथिंग जो कि सम टू 1 होती हो, 0 से 1 की रेंज के अंदर कोई चीज़ हो। और दूसरी आइडियली वो कोई ऐसी डिस्ट्रीब्यूशनल फैमिली से आ रही हो जैसी डिस्ट्रीब्यूशन फैमिली से बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आती है। अच्छा, अब हम ये क्यों कह रहे हैं? हम ये इसलिए कह रहे हैं कि जो हमारा लाइक्लीहुड फंक्शन है, जिसको हमने कहा है कि हम फ्रीक्वेंटेस्ट अंदाज में एस्टिमेट करेंगे, उसको तो एस्टिमेट कर रहे हैं हम यूजिंग द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जो आप अभी पीछे देख कर आए हैं। बिल्कुल उसी तरह से एस्टिमेट होगी, वही फॉर्मूला यूज होगा। वो आपका सिर्फ सेमीकोलन की जगह आपका गिवन आ गया था, कंडीशनल आ गया था, उससे यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि अब वो रैंडम वेरिएबल है, अब उसको हम कंडीशनल कर सकते हैं। लेकिन अब आपका लाइक्लीहुड फंक्शन इज कमिंग फ्रॉम द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। हम अपना प्रायर कहाँ से लाएं? तो हम ये कह रहे हैं कि हमारा मैथ्स बड़ा आसान हो जाएगा अगर हमारा प्रायर भी किसी ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन से आए जो कि बाइनोमियल की फैमिली से ताल्लुक रखती हो, बाइनोमियल जैसी कोई डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर आए, ठीक है, जिसके ऊपर प्रायर्स बन सकते हो, ठीक है। तो अब हमने ये देखना है कि कौन सी ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन मिल सकती है। बहुत मिल सकती है वैसे तो, आप डिस्ट्रीब्यूशंस किसी भी तरह से बना सकते हैं, लेकिन कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस हैं जो हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं। सो लेट्स लुक एट वन सच डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स द बेयर डिस्ट्रीब्यूशन। सो ये होपफुली आपने पहले पढ़ी होगी। अगर नहीं पढ़ी तो मैं इन स्लाइड्स में भी किसी हद तक इसको कवर कर रहा हूँ, और बहुत से लिंक्स मैंने आपको दे दिए हैं, इंक्लूडिंग द लिंक्स ऑन एट द टॉप ऑफ दिस पेज। ये मैं आपके नीचे उसमें भी डाल दूंगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में, कि जिसको देखकर आप ना ये बेरा डिस्ट्रीब्यूशन को देख सकें। एसेंशियली बहुत आसान हाई लेवल वर्ड्स में, बेरा डिस्ट्रीब्यूशन आपकी बाइनरी आउटकम्स को की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल करना अलाउ करती है। सो मेरे बाइनरी आउटकम्स है, हेड है, ये टेल है। तो अब हेड की क्या प्रोबेबिलिटी है और टेल की क्या प्रोबेबिलिटी है? अब जाहिर इनमें से किसी एक की ही देखने की जरूरत है, दूसरी तो 1 माइनस द अदर है। सो हाउ डू यू मॉडल द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स इन टर्म्स ऑफ इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन? ठीक है, वो करने के लिए यू कैन यूज अ बेयर डिस्ट्रीब्यूशन। बेयर डिस्ट्रीब्यूशन दो वेरिएबल से कंट्रोल होती है, एक आपके पास अल्फा होता है और एक आपके पास बीटा होता है। इन दोनों की वैल्यूज, एक सक्सेसेस को और एक आपकी फेलियर्स को, जो हमारे केस में टेल्स है, इन दो चीज़ों को ये लेती हैं और इसकी मदद से हमारी एक डिस्ट्रीब्यूशन बना देती हैं। हम अभी देखते हैं, अगर इसी चीज़ को हम मल्टीवेरिएट डोमेन में ले जाएं, हाउ डू वी क्रिएट प्रायर्स ओवर मल्टी वेरिएट फॉर्म्स, जहाँ पे खाली बाइनरी आउटकम्स ना हो, दो से ज़्यादा आउटकम्स हो सकती हूँ। तो बेटा डिस्ट्रीब्यूशन की जो मल्टीवेरिएट वर्जन है उसको हम डिरिश्ले डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, ठीक है। और वो डिरिश्ले प्रायर्स का जो वर्ड आपने सुना होगा, डिरिश्ले कॉन्जुगेट प्रायर्स, वो यहाँ से आता है। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है ये बातें बहुत सादी सादी हैं, और अभी आप देखेंगे कि ये कितनी आसान है समझने में। So this is your beta distribution. It allows us to control the probability density function using the parameters alpha and beta. और alpha और beta आप बहुत आसान words में आप समझ सकते हैं कि these are your number of successes and your number of failures. So alpha is equal to number of heads. हम अभी जाकर आगे करेंगे। मैं सिर्फ ये अभी लिख इसलिए रहा हूँ कि अगर आप घबराना सा शुरू हो गए हों तो घबराएं नहीं, कोई मुश्किल बात नहीं आ रही। So let's say alpha को मैं कह देता हूँ, मैंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे और मेरे let's say 10 हेड्स आए थे, और बेटा को मैं कह देता हूँ कि मैंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे और मेरे लेट्स से 9 टेल्स आई थी। सो दिस वर माय हेड्स एंड दीज वर माय टेल्स। तो ये अल्फा और बेटा सेट हो गई और इसके ऊपर हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन बनी हुई आ जाएगी जो हमें शो कर देगी कि फॉर एग्जांपल यहाँ द प्रोबेबिलिटी ऑफ जो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स है, उसका मीन आपके पास जो आ रहा है वो ये तकरीबन कोई 0.5 के कहीं करीब ही आ रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह की एक डिस्ट्रीब्यूशन बना के दे देगी। सो दिस इज व्हाट द बेटा डिस्ट्रीब्यूशन इज डूइंग, इट्स टेकिंग दिस इनपुट फ्रॉम यू एंड इट्स कन्वर्टिंग दैट इनटू एन एक्चुअल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ओवर थीटा। अच्छा, तो अब यहाँ ये हो क्या रहा है, अब ये देखें। सो दिस इज योर थीटा एंड दिस इज योर 1 माइनस थीटा। ये बिल्कुल आपको वैसे ही लग रहा होगा जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में देखा है, लेकिन अभी हम एक आध स्लाइड बाद इसको कंपेयर करेंगे कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। And the other thing that you see here is this alpha minus 1 and beta minus 1, ठीक है। तो ये अल्फा आपकी लेट्स से द ये वो हैं जो आपकी नंबर ऑफ सक्सेसेस हैं, जैसे कि हमने अभी पीछे देखी थी एनएच की फॉर्म में। ये आपके नंबर ऑफ फेलियर्स हैं, यानी नंबर ऑफ टेल्स इस केस में है, जो आपने अभी एन सब टी की फॉर्म में देखी थी। और ये जो नीचे नजर आ रहा है ना, ये आपका नॉर्मलाइजिंग वो है एक्सप्रेशन है। सो ये बी ऑफ अल्फा बेटा, ये एसेंशियली देखो, अब ये पूरी चीज को आपने किसी प्रोबेबिलिटी में बदलना है ना, तो दैट नीड्स टू बी बिटवीन 0 एंड 1। तो इसको 0 और 1 के बीच में लाने के लिए इसको हम इस चीज पर डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। दिस एंश्योर्स कि दिस अबव नंबर रिमेन्स नाइसली बिटवीन 0 एंड 1, राइट। इसका जो एक्सप्रेशन अगर हम ओपन करें तो थोड़ा सा जरा
खौफनाक सा एक्सप्रेशन आता है, जैसे वो वाइनबर्गर अपने उसमें कहते हैं कि इट्स यूज्ड फॉर स्केयरिंग किड्स ऑन हैलोवीन। तो लेकिन फ़िलहाल हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे लिए इतना जानना काफ़ी है कि सिर्फ नॉर्मलाइज़ करने के लिए, और ये कुछ नहीं कर रहा है इस मौके के ऊपर, तो लिहाज़ा वी कैन जस्ट इग्नोर दैट बियॉन्ड दैट, और सिर्फ ऊपर वाली चीज़ को देख सकते हैं जो कि सादी सी, प्यारी सी और मासूम सी है, वैसी ही है जैसे अभी हम देख कर आए हैं, राइट? ऑलराइट, सो मैं लेट मी जस्ट रिमूव सम स्टफ फ्रॉम दिस स्लाइड ताकि ये तस्वीर साफ नज़र आ सके। मैंने जो लिखनी थी चीज़ें, लेट मी जस्ट रिमूव सम ऑफ देम। All right, so this is an example from your in fact let me just remove this as well. So this is your beta distribution for various values of your alpha and beta. So अब मैं कुछ interesting की तरफ point कर देता हूँ. So let's say कि हम देखते हैं alpha is equal to 2 and beta is equal to 2, which is the purple line. So this is the purple line. So purple line nicely अपना बिल्कुल जो ये एवरेज दे रही है, मीन दे रही है, म्यू दे रही है, वो 0.5 के ऊपर दे रही है, ठीक है? सो ये उसको मॉडल कर रही है। नाउ यू सी अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, फॉर एग्जांपल आपको स्क्यूड फॉर्म्स भी नजर आ रही होंगी। इफ यू लुक एट दिस ऑरेंज, योर हेड्स फॉर एग्जांपल वर 2 एंड योर टेल्स वर 5, तो ये हेड्स को नीचे ले आई है और ये 0.2 के अराउंड कहीं लाकर हमें दिखा रही है, विच इज ये वाले पॉइंट के ऊपर, ठीक है? ये यहाँ पर कहीं लाकर दिखा रही है। एंड सिमिलरली अगर हम जो है वो किसी और को देखें, लेट्स से दिस ग्रीन, ये ग्रीन जो है ये भी यहाँ जा रहा है, ये पूरा का पूरा अभी मॉडल नहीं हुआ हुआ, डेटा कम है, ठीक है? अभी हम आगे बहुत सारी इसकी एग्जांपल्स देखते हैं, बट यू कैन सी, और ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग भी आपको नज़र आ रहा है जो यू शेप का है, जिसके अंदर दिस अल्फा एंड बेटा इज बेसिकली इक्वल टू 0.5। एक भी एक्सपेरिमेंट आपने पूरा नहीं किया है यहाँ पे, वन कंप्लीट फ्लिप भी नहीं किया है, इट्स 0.5। तो जब वो 1 माइनस होता है तो वो -0.5 हो जाता है और वो इस तरह की फॉर्म में बदल जाता है। लेकिन अभी भी अगर हम प्रोबेबिलिटीज निकाल रहे हों और इसके मीन्स वगैरह देखें तो वो फिर भी दे कंटिन्यू मेकिंग सेंस, ठीक है जी? अच्छा जनाब, let's look at this beta distribution a little bit more. So for example, if you want to model 2000 flips, और हम ये कहते हैं कि उन 2000 flips में से 400 मेरे heads थे और 1600 मेरी tails थी, ठीक है? तो अगर मैं इसको अल्फा और बीटा के इक्वल पुट करूं, अल्फा is 400, बीटा is equal to 1600, we get a sharp peak around 20%. So this 400 is 20% of 2000, so 20% के अराउंड मुझे शार्प पीक मिल रही है, मीनिंग कि मुझे जो मेरा म्यू मिल रहा है, मुझे जो मेरा यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू मिल रही है या मीन मिल रही है, वो मीन 0.2 पे मिल रही है। सो दिस इज नाइसली कैप्चरिंग द बिलीफ माय द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स एट दिस पॉइंट, ठीक है? एक और बात यहाँ ज़रूर ये नोट करें कि क्योंकि अब ये 2000 फ्लिप्स हैं तो ये पीक बहुत पतली सी है, और अभी हम आगे जाकर देखते हैं कि इस पीक की पतले और मोटा होने के ऊपर किन चीज़ों के असरात हैं। उससे पहले, उस चीज़ को देखने से पहले, एक्सक्यूज मी, हम एक और चीज़ नोट कर लेते हैं। सो यहाँ आपके सामने दोनों चीज़ें लिखी हुई हैं, यू हैव द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड यू हैव द बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, एंड यू कैन सी हाउ सिमिलर दे लुक लाइक इन दीज एरियाज, हाउ सिमिलर दीज टू लुक लाइक, ठीक है? पहले तो सिमिलैरिटीज नोट कर लें। दोनों तरफ थीटा है, दोनों तरफ थीटा के ऊपर जो चीज़ उसकी पावर में है, यहाँ पे नंबर ऑफ हेड्स हैं, यहाँ पर भी नंबर ऑफ हेड्स -1 है, तो -1 आप यू कैन सी कि कोई इतना बहुत ज़्यादा आपको उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज द नंबर ऑफ टेल्स, सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल्स, एंड अगेन 1 माइनस थीटा इज प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल्स दोनों तरफ है। और यहाँ इसके ऊपर जो है नंबर ऑफ टेल्स है, मैंने इसको n माइनस एन एच लिखा है, विच इज एसेंशली एन टी। तो एक ही बात थी, इसकी जगह मैं इसको एन टी भी कह सकता था। लेट मी जस्ट मेक दिस अ लिटिल बिट नीटर। सो इसकी जगह मैं इसको, ये सब कहने की जगह मैं इसको एन टी भी कह सकता था, ठीक है? और यहाँ पे सिमिलरली आपको ये एन टी वाली चीज़ ये बेटा में नज़र आ रही है, तो आपको कॉमनैलिटीज़ नज़र आ रही हैं। ये एक ऐसा फीचर है जो हमने कहा था नॉर्मलाइज करने के लिए है, और यहाँ पर ये एक नंबर था जो हमारे पास आ रहा था। इन दो को आप फिलहाल अगर इस गुफ्तगू में इग्नोर भी कर दें तो आपको इतना बहुत मसला नहीं होगा। फिलहाल हम इन दो चीज़ों की बात कर रहे हैं, ये एक दूसरे से कितनी सिमिलर है। अब एक डिफरेंस की बात करें। This binomial distribution is taking in it's taking in this nh, the number of heads, और वो नंबर ऑफ हेड्स ही यहाँ पर आ रहे हैं और नंबर ऑफ हेड्स ही यहाँ पर आ रहे हैं और नंबर ऑफ हेड्स ही यहाँ पर आ रहे हैं, और दिस थीटा essentially is a parameter. So the parameter here is that what's the probability, जो क्वेश्चन आप यहाँ पर पूछ रहे हैं वो ये, what's the probability of exactly nh successes in n Bernoulli trials. So your probability is a parameter. Whereas here, your theta is not a parameter.
your numbers are parameters, the number of successes and failures are parameters, and your theta itself is now a random variable that can take on various values, जो कि यहाँ पर ये हमें दिखा रहा है. It's a distribution over theta. So ये how interesting is that? बेसिकली आप यहाँ पर जो सवाल पूछना आप शुरू हो गए हैं वो ये पूछना शुरू हो गए हैं, और स्टिक विद मी ऑन दिस वन, और अगली एक दो स्लाइड्स में ये मजीद क्लियर हो जाएगा. व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस. ठीक है, ये चीज़ अभी अभी अगली स्लाइड में मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ तो मजीद क्लियर होती है. सो व्हाट्स द, ये रैंडम वेरिएबल से आप जो सवाल पूछ सकते हैं वो इस तरह के सवाल हैं कि व्हाट्स द, एक तो आप ये भी पूछ सकते हैं कि इसका मीन कहाँ पर है, मीनिंग व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स, व्हाट्स लाइकली, व्हाट्स द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ हेड्स, राइट, एवरेज कहाँ पे आ रही है उसकी. लेकिन दूसरा सवाल आप ये भी इससे पूछ सकते हैं कि आप ये कहें कि फॉर एग्जाम्पल व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी दैट आई विल बी गेटिंग 50% heads, what's the probability that I'll be getting 80% heads, what's the probability that what's the probability of me getting 8 heads out of 10 flips. So essentially यहाँ दो probabilities की बात हो रही, a probability of a probability, और ये beta distribution आपको allow कर रही है ये काम करना. This distribution actually allows you to model the probability of probabilities. ठीक है, और ये अभी हम आगे मजीद इसको देखते हैं. ठीक है, तो ये हम इसको दो अंदाज से यहाँ कह रहे हैं, what's the probability of this probability distribution across two random outcomes. ठीक है, अब देखिए जी, एक बात मैं ये आखिरी एक्सप्लेन कर दूं और उसके बाद मैं डायग्राम्स पे चलता हूँ. जो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्जुगेट प्रायर हमने यहाँ पर दिया था ना, कॉन्जुगेट प्रायर का कॉन्सेप्ट ये था कि फॉर सम लाइक्लीहुड फंक्शंस इफ यू चूज अ सर्टेन प्रायर द पोस्टीरियर एंड्स अप बीइंग इन द सेम डिस्ट्रीब्यूशन एज द प्रायर. सो ऐसे प्रायर को हम कॉन्जुगेट प्रायर कहते हैं. जैसा प्रायर है, क्योंकि आपको याद होगा प्रायर ही पोस्टीरियर बन रहा था, प्रायर अपडेट होकर डेटा की इंफॉर्मेशन बीच में लाकर पोस्टीरियर में कन्वर्ट हो जाता है, हमारा बिलीफ अपडेट करता है, रिमेंबर. तो हम अपने ऐसे प्रायर को, अगर हम कोई ऐसा प्रायर एक ऐसी फैमिली से यूज करें कि पोस्टीरियर भी उसी फैमिली से आ रहा हो, तो इसको हम कॉन्जुगेट प्रायर कहते हैं. सो बेजियन प्रोबेबिलिटी थ्योरी के अंदर इफ द पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन पी थीटा गिवन एक्स एंड द प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन पी थीटा आर फ्रॉम द सेम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फैमिली, then the prior and posterior are called the conjugate distributions and the prior is the conjugate prior for the likelihood functions. तो इससे अब आप ये सोच सकते हैं कि अब हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस को मॉडल करते हैं, लाइक्लीहुड फंक्शंस को यूज करते हैं लाइक्लीहुड फंक्शंस मॉडल करने के लिए, अभी थोड़ी देर पहले आपने किया था, और उसके साथ हम बेटा डिस्ट्रीब्यूशन जो उसी फैमिली से आ रही है, अभी हम पिछली स्लाइड पे देख कर आए हैं, जो उसी फैमिली से आ रही है उसको हम इसके कॉन्जुगेट प्रायर के तौर पे यूज कर लेते हैं. तो अब खुद मुझे बताइए, अगर मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आप यूज कर रहे होंगे फॉर मॉडलिंग योर लाइक्लीहुड फंक्शंस, तो आपका प्रायर कहाँ से आएगा? You will use the Dirichlet distribution. अभी हमने कहा था ना कि Dirichlet मल्टीवेरिएट काउंटर पार्ट है आपके बेटा डिस्ट्रीब्यूशन का. तो Dirichlet प्रायर्स जो हैं वो हमारे मल्टीनोमियल केस के अंदर प्रायर के तौर पे यूज होते हैं, जहाँ पे हमारा जो लाइक्लीहुड है वो मॉडल हो रहा होता है यूजुअली यूजिंग अ मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, और जो आपका पोस्टीरियर आएगा वो एक Dirichlet पोस्टीरियर होगा. ठीक है, जो कि अगेन वो पोस्टीरियर फिर किसी दोबारा किसी जगह एज प्रायर यूज किया जा सकता है, और ये वो डिस्कशन है जो हमने बेस के बिल्कुल शुरू में की थी. इस सब कुछ के फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि इससे हमारा मैथ्स इतना कन्वीनियंट हो जाता है, इससे हमारा उसे सॉल्व करना इतना कन्वीनियंट हो जाता है कि बाज़ केसेस में हमें मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी पड़ती, सिर्फ वो अल्फाज और बेटाज की वैल्यूज़ को अपडेट करके अपने प्रायर को पोस्टीरियर में हम कन्वर्ट कर लेते हैं. सो द होल थिंग बिकम्स रियली मैनेजेबल एंड रियली ईजी फॉर अस इन द बिग पिक्चर. अच्छा जी, जो मैंने प्रॉमिस किया था, ये बाय द वे एक एपलेट है जिसका मैंने लिंक शुरू में भी दिया हुआ है, मैं इस स्लाइड पे देना भूल गया हूँ. बिल्कुल शुरू में आपको एक लिंक मिलेगा जो इस एपलेट का है, जहाँ पर आप इस पे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं बेटा डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर. तो आप इस फर्स्ट वाले केस को सबसे पहले देखें. यहाँ पर आप देख रहे हैं कि योर अल्फा इज 2 एंड योर बेटा इज 2. तो इस केस में इसने आपको जो है वो अगेन आपका जो म्यू या एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो तो 0.5 पे आई है. दो आपने चार दफा कॉइन फ्लिप किया था, दो हेड आए दो टेल आए, तो ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स इज 0.5, मेक सेंस. लेकिन आप ये देख सकते हैं कि इसकी विड्थ कितनी ज्यादा है, मीनिंग इसकी स्टैंडर्ड डिविएशन बहुत ज्यादा है. ठीक है, और इसकी वेरिएंस भी बहुत ज्यादा है. अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, हमने 2 की जगह 20 फ्लिप्स कर लिए. सो 4 की जगह 20 फ्लिप्स कर लिए, 20 में से 10 हेड आए 10 टेल्स आए. अगेन आपका जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है 0.5 के ऊपर है, लेकिन नाउ यू कैन सी दैट दिस हैज बिकम मच नैरोअर. हमारा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया इस बात के ऊपर जो हम कह रहे थे कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 0.5 है. अगेन यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने 200 फ्लिप्स किए, 100 हेड्स थे 100 टेल्स थी. अगेन मेरा जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है 0.5 है, लेकिन मेरी स्टैंडर्ड डिविएशन और कम हो गई,
और मैं देख सकता हूँ कि हमारे पास और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हम हो गए। तो जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, पीक नैरो होती जाएगी, वेरिएबिलिटी कम होती जाएगी और हम ज़्यादा पुख्ता यकीन रखते जाएंगे इस बात के ऊपर कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स इज़ 0.5। ठीक है, ये पहली चीज़ है। ये बेटा डिस्ट्रीब्यूशन का वो पहला काम है जो आपने अभी देखा है कि ये हमारे प्रायर बिलीफ को अपने अंदर सेव कर सकती है, और ना सिर्फ ये बल्कि वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी सेव कर सकती है कि मैं इस प्रायर में, देखिए आप अगर खाली लेट से 100 दफ़ा कॉइन फ्लिप करते हैं और उसमें से 50 हेड 50 टेल्स आते हैं, 50 को आप 100 पे डिवाइड करते हैं और 1/2 अपने पास सेव कर लेते हैं। यहाँ पर कहीं ये इन्फॉर्मेशन नहीं रखी हुई कि आप इस चीज़ में, इस बिलीव में कितने कॉन्फिडेंट हैं। जबकि जब आप बेटा डिस्ट्रीब्यूशन में उसको सेव करके रख रहे हैं तो आप ये एडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी स्टैंडर्ड डिविएशन, ये सारी चीज़ें भी आपके साथ साथ जा रही हैं। तो आप एक ज़्यादा रिच इन्फॉर्मेशन अपने पास सेव कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने यहाँ कुछ और एग्जांपल्स की हैं, स्क्यू वाली एग्जांपल्स हैं कि मैंने लेट्स से 100 फ्लिप्स किए हैं इस पहले वाले केस में। सो आई हैव 100 फ्लिप्स और उस 100 फ्लिप्स में से मेरे पास 20 हेड्स हैं और लेट्स से 80 टेल्स हैं, एंड नाउ आई सी कि ये 20% के अराउंड, सो 0.2 पे मेरा बिलीफ आ रहा है। 10 हेड्स हैं और 90 टेल्स हैं तो ये 0.1 के ऊपर आ गया है। अगेन अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास 2 हेड्स हैं और 98 टेल्स हैं और ये 0.02 पे आ गया है, जस्ट 2% probability of getting a head, and then here मेरे पास 70 heads हैं और 30 tails हैं और ये पूरी चीज़ जो है ये 70% के ऊपर चली गई है, 0.7 के ऊपर ये आ गया। तो अब ये तो पिछली स्लाइड की कंटिन्यूएशन थी। आई जस्ट वांटेड टू शो यू अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स, जस्ट यू कैन गो एंड यू कैन प्ले विद द एप्लेट ऑन योर ओन। लेकिन जो दूसरी बात मैंने कही थी ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटीज, व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सर्टेन प्रोबेबिलिटी, यानी देखें अगर मैं इस डिस्ट्रीब्यूशन से, किसी को भी एक को ले लेते हैं, इस डिस्ट्रीब्यूशन से ये पूछना चाहूँ कि भाई प्रायर मुझे ये बताओ, ठीक है, तुम्हें जो जो इल्म तुम्हारे पास मौजूद है उसकी बुनियाद पर मुझे ये बताओ कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि मुझे अगले 100 फ्लिप्स के अंदर मेरे 30 से ज़्यादा हेड्स आएंगे। 100 फ्लिप्स में 30 से ज़्यादा हेड आएंगे। तो ये कहेगा कि अच्छा मैं यहाँ से पकड़ता हूँ, ये जो जगह आपको नज़र आ रही है, और इससे आगे इंटीग्रेट कर देता हूँ एरिया अंडर द कर्व, इस पूरे एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट कर लेता हूँ इस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का, और फाइंड आउट कर लेता हूँ कि टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी कि तुम्हें 30 से ज़्यादा हेड मिलेंगे अगले 100 फ्लिप्स के अंदर। So what's the probability of this probability? What's the probability of this rate of success? ठीक है, ये सवाल अगली चीज में हम देख लेते हैं। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, पहले वाले के अंदर मैंने सवाल ये पूछा हुआ है कि सबसे पहले मेरा अल्फा 40 है, मेरा बीटा 60 है, सो दिस इज 40 हेड्स एंड 60 टेल्स। सो हमारा जो म्यू आ गया वो आ गया 0.4 के ऊपर। अब मैंने इससे सवाल ये पूछा कि देन हाउ लाइकली इज इट, हाउ व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी that my rate of success, यानी rate of getting heads would be 50% or more, 50% or more। और इसने मुझे कहा कि जी ये बहुत कम इस बात के चांसेस हैं, 0.02 है। अच्छा फर्ज करें अगर मेरे ये वाले नंबर्स पे मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता, 40-60 की जगह 400-600 होता, तो अब खुद से सोचें ये नंबर क्या बड़ा होता या छोटा हो जाता। तो आई होप आपने सोचा है, ये नंबर और छोटा हो जाता क्योंकि ये पीक नैरो हो जाती, ये पीक और नैरो हो जाती, तो ये नंबर हो सकता है 0 के करीब पहुंच जाता, राइट। अब अगले वाले के अंदर आई एम गोइंग विद 50-50 एंड आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन के मेरे 4 से ज़्यादा 10 फ्लिप्स में हेड आने की, यानी 4% सक्सेस से ज़्यादा, 4% सक्सेस और मोर के चांसेस कितने हैं, और इट सेज के वेरी हाई, बिकॉज ऑलरेडी इसको काफ़ी इस बात के बारे में पता है कि 50% के अराउंड तो वैसे ही मेरी सक्सेस होती है, तो लिहाजा 40% से ज़्यादा सक्सेस होने अच्छी खासी प्रॉबल बात की जा रही है। सिमिलरली यहाँ पर 50-50 के साथ जा रहे हैं और पूछ के रहे हैं सवाल हम कि इसमें 60% सक्सेस और मोर के क्या चांसेस हैं, और वो कह रहा है कि ये काफ़ी कम है। सिमिलरली यहाँ हम कह रहे हैं 50-50% सक्सेस के साथ, 50-50 सक्सेस के साथ जा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि मेरे 10 आउट ऑफ 100 या 100 आउट ऑफ 1000 हेड्स आने के आगे क्या चांसेस हैं, और ये कहता है कि दिस इज़ वेरी वेरी प्रॉबेबल, ये तो मतलब 1 है, ये तो तुम्हारा इतने तो आ ही जाएंगे कम से कम। ठीक है, सो दिस इज़ वॉट वी आर गेटिंग फ्रॉम दिस, और दिस इज बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर कॉन्फिडेंस। अगर हमारा कॉन्फिडेंस कम होता तो शायद हमारा रिजल्ट कुछ और आता। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक इस बेसिक ब्रीफ ट्यूटोरियल से आपको कुछ ना कुछ समझ आ गई होगी, एक तो बेटा डिस्ट्रीब्यूशन की, दूसरा अपने दिमाग में एक्सट्रापोलेट करके उस इंपॉर्टेंट चीज़ की जिसको हम डिरिश्ले प्रायर्स कहते हैं। अब आपको समझ आ गई होगी ये क्या होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, क्या बताते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे चलें।
सो नाउ लेट्स गेट बैक टू दिस मैक्सिमम ए पोस्टीरियरी प्रोबेबिलिटी। आपको याद होगा कि हम अभी MLE करके आए थे और इस MLE के बाद अब हम इसको मैप से सॉल्व करने लगे थे उसी सेम प्रॉब्लम को। तो हमारे 2 स्टेप्स का ये प्रोसेस है, जिसके अंदर स्टेप 1 हमारा ये है कि वी चूज so what we want is कि we want to choose this theta hat to be the most likely theta given our data। ठीक है, ये हम करना चाहते हैं, यही हमारा गोल है अभी भी। लेकिन मैप प्रिंसिपल ये कहता है कि you find the theta hat that maximizes the posterior distribution p theta given data। अब ये इसकी जगह because random variable है तो अब आपके पास ये givens आना शुरू हो गए हैं and we don't have a problem with that। ठीक है जी। अच्छा जी, so your theta hat map is equal to argmax over theta p theta given data। ये चीज़ तो अब आप इस वक्त तक आई एम श्योर कि आप लोग इसके एक्सपर्ट्स हैं इस पूरे काम के, आपको इसमें कोई इशू नहीं होगा। मैं ये थोड़ा सा रिमूव कर दूं ऊपर से ताकि आपको देखने में कोई मसला ना हो। ऑलराइट, व्हाट्स आवर नेक्स्ट स्टेप? वी टेक द लॉग जस्ट लाइक बिफोर। अब मैं उसकी दोबारा रीजनिंग नहीं दूंगा। लॉग हम क्यों लेते हैं, हमने इसका लॉग लिया और बेसिकली 2 स्टेप यहाँ, एक स्टेप खा गए हैं बीच में से, वो स्टेप आपको मालूम है ऑलरेडी कि हमने पहले इसको कन्वर्ट किया है। दिस होल थिंग वाज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ theta given theta into the probability of थीटा, और फिर उसके बाद लॉग लिया है जिसने इसको सम में भी कन्वर्ट कर दिया है और ये दोनों तरफ लॉग भी आ गया। ठीक है, और मैक्सिमाइज अगर लॉग हो जाएगा तो पूरी चीज़ भी हो जाएगी, लॉग इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। तो अब हम कॉइन फ्लिपिंग का सिनारियो इसमें लेकर आते हैं और जो अब तक की डिस्कशन है वो सारी इसमें सम अप हो जाएगी। सो दी थीटा मैप मैक्सिमम ए पोस्टीरियरी प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, यहाँ पे एक एक क्लास बाहर निकलनी है, इसमें से एक लेबल बाहर निकलना है, इज इक्वल टू आर्ग मैक्स थीटा। इसके अंदर थीटा प्लग इन करें और उस पूरे रैंडम वेरिएबल के ऊपर मैक्स निकालें, किस पॉइंट के ऊपर पी थीटा गिवन डेटा मैक्सिमाइज होती है, जो कि हम इस फॉर्मूले के थ्रू करेंगे। इसमें से पी डेटा बीच में से निकल जाएगा और ये चीज़ बन जाएगी। अब मैंने यहाँ इसको कलर्स क्यों दे दिए? मैंने कलर्स इस वजह से दे दिए कि जब मैं इसको ओपन करूंगा तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि ये ओपन किस तरह से हो रहा है। तो इसको हमने ओपन किया और ये चीज़ बन गई। सो अगर आप पहला हिस्सा देखें, probability of theta given data given theta, it's exactly coming from the frequentist view, जो हमने अभी frequentist में निकाल कर आए थे कि ये हमारे binomial distribution से निकल रहा है। and if you look at the blue, this is coming from the beta distribution। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आ गई। अब हम इन दोनों चीज़ों को ये बाइनोमियल से आ रहा है, ये बेटा से आ रहा है, और उसके बाद इन दोनों चीज़ों को खोल लेते हैं और इनको जमा कर लेते हैं अराउंड थीटा एन 1 माइनस थीटा, और ये करने से हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी। सो एन एच प्लस अल्फा माइनस 1 लॉग थीटा प्लस एन टी प्लस बेटा माइनस 1 लॉग 1 माइनस थीटा। आप एक काम ये भी कर सकते थे कि ये ऊपर ही करके आ सकते थे, यानी आप लॉग लेने से पहले ना इसी पॉइंट के ऊपर शुरू में ही ये कर लेते कि आप इसको इस पॉइंट पर यहीं पर लॉग लेने से पहले ही इनको जमा कर सकते थे अराउंड डिफरेंट बेसिस। तो एक्सपोनेंट्स को वहाँ भी जमा कर सकते थे, मैंने यहाँ नीचे आकर किया है, एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने से आपके पास जो चीज़ निकलेगी वो ये निकलेगी। ठीक है, ये बिल्कुल हमने उसी तरह सॉल्व किया जैसे पहले सॉल्व किया था, उसी तरह से इसको इक्वेट किया एंड वी फाइनली गेट टू दिस रिजल्ट। और ज़ीरो के ऊपर इक्वेट करके आपके पास ये रिजल्ट निकला, और वो रिजल्ट निकलने के बाद दिस अगर हाँ, सो नाउ दी ओनली थिंग, सॉरी आई वाज लूजिंग माय चेन ऑफ थॉट, कि जो आपसे डिस्कस करनी थी इस पॉइंट इसमें वो ये था, इफ यू लुक एट दिस एक्सप्रेशन केयरफुली you will see that this looks very much like our maximum likelihood estimate nh over nh plus nt, and this looks very much like your smoothing के अंदर क्या था, यहाँ पर आपके पास m था और यहाँ पे आपके पास 2m था। यहाँ इस फर्क क्या पड़ा है, सिर्फ यहाँ अल्फा माइनस 1 हो गया और यहाँ अल्फा माइनस 1 प्लस बेटा माइनस 1 हो गया। सो essentially the same, you have again assumed a prior belief about the coin, जिसके अंदर आप ये कह रहे हैं कि हमारा probability of so you're assuming alpha minus 1 and beta minus 1 extra throws, जिसमें से अल्फा माइनस 1 सक्सेसेस हैं और बेटा माइनस 1 फेलियर्स हैं। सो essentially जो आपने यहाँ ऐड किया वो किया अल्फा माइनस 1 ओवर अल्फा माइनस 1 plus beta minus 1 which comes out to be this thing। ठीक है,
तो और होपफुली आप इस ऊपर वाले पॉइंट पे कहीं कंफ्यूज नहीं हुए। हमने यहाँ वही काम किया जो इससे पहले किया था कि हमने इसका डेरिवेटिव लिया है और डेरिवेटिव लेने के बाद इक्वेट टू जीरो किया है और इक्वेट टू जीरो करने के बाद हमने ये वाला एक्सप्रेशन निकाल लिया। ठीक है, तो अगर कोई उस पॉइंट पे, आई जस्ट स्किप दैट स्टेप बिकॉज आई अज्यूम कि आपके जहन में चीज़ खुद ही आ रही होगी, लेकिन मैक्स लेने के लिए वही सेम काम हमने यहाँ पर किया है। वी जस्ट टुक द डेरिवेटिव एंड वी आफ्टर टेकिंग द डेरिवेटिव वी जस्ट गैदर्ड दीज वैल्यूज ऑन बोथ साइड्स, और इसको करने के बाद हमारे पास जो चीज़ निकली है वो ये वाली निकली। इसको अपने तौर पर ड्राइव भी करके आप देख सकते हैं, इसको देख लीजिएगा। और ये जो चीज़ निकली है, जस्ट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट यू नीड टू ऑब्जर्व हियर इज कि दिस इज नॉट ऑल दैट वेरी डिफरेंट फ्रॉम योर MLE. So with smoothing, so your MLE with smoothing is very much like your map. फ़र्क सिर्फ इतना है कि वहाँ पे smoothing के अंदर एक restriction है, ख़ास अंदाज के खाली आप priors ला सकते हैं। यहाँ पर आपके पास बिल्कुल open है, Bayesians allow putting in any kind of prior, तो लिहाजा आपके पास flexibility है कि आप किसी भी किस्म की prior beliefs को incorporate कर सकते हैं in your probabilities, in your models. फाइनली प्रोज एंड कॉन्स, अगेन इसी ऊपर वाले लिंक से मैं डायरेक्टली ये ला रहा हूँ. सो द मैप एस्टिमेट इज आइडेंटिकल टू MLE where your alpha minus 1 are your imagined or your hallucinated heads and your beta minus 1 are your imagined tails, जो कि अभी हमने पिछले उसमें देखा है. ठीक है, as n approaches to infinity your map approaches to MLE. ठीक है, बिकॉज हमें पता था ना कि जब n बहुत ज़्यादा फ्लिप्स हो जाएंगे तो MLE तो परफेक्ट था, लेकिन उस केस में हमारा मैप भी MLE के ऊपर जाना शुरू हो जाएगा, बिकॉज अल्फा माइनस वन और बीटा माइनस वन उस पॉइंट तक इररेलेवेंट हो जाएंगे. आपका n ही इतना बड़ा है, ये हमने वहां पर भी देखा था कि स्मूथिंग के जो नंबर्स हैं अगर वो इतने छोटे हैं, आपने 1 2 3 की स्मूथिंग की हुई है या 100 की भी की हुई है, 1000 की भी की हुई है, आपने 1000 हेड एज्यूम कर लिए थे आउट ऑफ 2000 थ्रोज, और वो भी छोटे पड़ जाएंगे व्हेन योर n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी. सो योर मैप विल एसेंशियली रीच योर MLE. ठीक है, आपका प्रायर का भी वहां पर जो है ये वो जो इफेक्ट है, ये प्रायर जो कि एसेंशियली स्मूथिंग करा रहा है, वो इफेक्ट खत्म हो जाएगा. ठीक है, कंपेयर टू योर एक्चुअल NH एंड NT जो इन्फिनिटी की तरफ जाने से हो रहे हैं. अच्छा, मैप बहुत अच्छा है अगर आपका प्रायर अच्छा है. तो अब ये बात हम प्रूव कर चुके हैं. इससे पहले हम ये बातें खाली हमने हवाओं में की थी जब पहली दफ़ा हमने बेजियन को देखा था. सो प्रायर अच्छा है अगर, तो आपका मैप अच्छा है. और अगर ये हो सकता है, अगर ट्रैक्टेबल है, ये भी बाज़ दफ़ा मसला आएगा कि वो प्रायर मौजूद होंगे लेकिन हम उसको डील नहीं कर सकेंगे. एंड इफ़ योर n इज स्मॉल the map can lead to very wrong outcomes अगर प्रायर बिलीव्स गलत है. तो अगर आपका प्रायर गलत है और डेटा भी कम है, आप बिलीव करके आए थे कॉइन फेयर है, डेटा आपने 1-2 फ्लिप किए अपने नए वाले कॉइन के, वो बिल्कुल फेयर नहीं था, लेकिन लेट्स से प्रायर के अंदर आपके पास जो एजम्पशंस थी वो आपकी थी कि जी आपने 1000 एज्यूम किए हुए थे हेड्स और एज्यूम किए हुए थे जी 1000 प्लस 1000, ये आपने बीच में प्रायर डाला हुआ था, और आपके जो एक्चुअल फ्लिप्स आपने किए वो किए 1 फ्लिप किए और आपने इसके ऊपर जो है इसमें से 2 आपके पास आ गई, 1 आपके पास हेड आया और 2 आपने टोटल फ्लिप्स किए थे. तो अब ये चीज़ का असर बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस. तो यहाँ पर अगर ये 1/2 ना भी होता, लेट्स से ये कोई और नंबर होता, दिस वुड हैव बीन लाइक 1/, आई डोंट नो, 7, तो देन ये कुछ और कह रही है बात और ये कुछ और कह रहा है, लेकिन इवेंचुअली ज़्यादा असर किस चीज़ का होगा? ज़्यादा असर इसका होगा, इसका नहीं होगा. सो डेटा कम है और आपके प्रायर बिलीव्स गलत हैं, वो मैच नहीं करते हैं इस पर्टिकुलर मॉडल को, तो उस केस में यू कैन गो वेरी वेरी रॉन्ग. ठीक है जी, होपफुली इट्स क्लियर.